हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस क्लासेस। दोस्तों 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस क्लासेस, वो भी 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो दोस्तों जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जिनका एग्जाम हो चुका है 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का, तो दोस्तों वो अपने एक बार जीके जीएस का क्वेश्चन मिला लें कि कितना उनका सही किए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, परमहंस मंडलीय की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष में। दोस्तों परमहंस मंडलीय की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष में की थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादोबा पांडुरंग ने 1839 में की थी। दोस्तों दादोबा पांडुरंग 1839 में की थी, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में किसका आगमन हुआ था। दोस्तों भारत में किसका आगमन हुआ था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य का आगमन हुआ था। दोस्तों आर्य समाज का आगमन हुआ था, या बोले तो आर्य का आगमन हुआ था। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अम्ल सबसे पहले एक खनिज अम्ल के रूप में पहचाना गया था। दोस्तों कौन सा अम्ल है जो एक खनिज अम्ल के रूप में सबसे पहले पहचाना गया था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली से बनी है। दोस्तों एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली से बनी है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेसर शैली से बनी है। दोस्तों वेसर शैली से बनी है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा है, तो जो भी मेरा वीडियो देखकर गए होंगे तो वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर दिए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 371 ए। दोस्तों अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किस देश से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किस देश से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता प्रावधान करता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान से। दोस्तों पाकिस्तान के नागरिकों को भारत आने में नागरिकता का प्रावधान करता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ASCII का पूर्ण रूप क्या है, ये भी मेरा पिछले वीडियो में ही मैंने बता रखा था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म गार्जियन। दोस्तों जो धर्म गार्जियन है वो युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और जापान के बीच। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 है जो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के संबंधित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने किस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता था। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WTT कैलेंडर ट्यूनिस 2025। दोस्तों ये करंट अफेयर का सवाल है और अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये मेरा करंट अफेयर का सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर का सवाल अधिकतर पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस में दोस्तों करंट अफेयर का सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर फास्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS और नाला। दोस्तों INS और नाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना कौन सी थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 239 के तहत किए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 239 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों डेस्कटॉप पे नई फाइल बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेस्कटॉप पर साइट क्लिक करके न्यू पर जाना है। दोस्तों डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके न्यू पर जाना है। दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी का 29 अगस्त का एनालिसिस क्लास में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? दोस्तों पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन का पठार। दोस्तों दक्कन का पठार प्रभावित होता है। दोस्तों पश्चिम घाट के कारण दक्कन का पठार प्रभावित होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कारक है जो भारतीय जनसंख्या को सीधे प्रभावित नहीं करता है? दोस्तों भारतीय जनसंख्या को सीधे प्रभावित नहीं करता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्षांश। दोस्तों अक्षांश आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि अक्षांश है जो भारतीय जनसंख्या को सीधे प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मांग के लेखक कौन है? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मांग के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध दोस्तों बुद्ध घोष हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन। दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बुद्ध घोष आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों ये भी हमारा करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए मैं डेली करंट अफेयर लाता हूं। तो मेरा करंट अफेयर देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस पर लागू किया जा सकता है? दोस्तों सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस पर लागू किया जा सकता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल सरकारी निकायों पर। दोस्तों केवल सरकारी निकायों पर आरटीआई का अधिनियम लागू किया जा सकता है। दोस्तों केवल सरकारी निकायों पर लागू किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के क्राफ्ट प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ? दोस्तों इसरो के क्राफ्ट प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोबिया। दोस्तों लोबिया आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि काउपी। दोस्तों काउपी यानी कि लोबिया आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कौन सा भारत एक स्वदेशी हल्का टैंक है? दोस्तों इसमें से कौन सा भारत का एक स्वदेशी हल्का टैंक है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि जोरावर। दोस्तों जोरावर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में। दोस्तों 2015 में पेरिस समझौता को अपनाया गया था। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1895 में। दोस्तों 1895 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कुलपति यानी कि चांसलर कौन है? दोस्तों वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कुलपति कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिश्चियन स्टाकर। दोस्तों क्रिश्चियन स्टाकर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? दोस्तों त्रिशक्ति नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई से शुरू किया गया था। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 28 बैंकों के विलय के बाद कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRBS बची है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 बची है। दोस्तों 28 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं? दोस्तों 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि हमें गांव वालों ने चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला की धमकी दे रहे हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने कहा था। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने कहा था दोस्तों कि गांव के लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए प्रमुख परिवहनों में क्या शामिल है? दोस्तों आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए प्रमुख परिवहनों में क्या शामिल है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे और 20वीं सदी में सड़कें। दोस्तों आपके बी ऑप्शन सही हो जाए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जोरावर टैंक को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड ट्रेबो ने विकसित किया है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके में वर्षा होती है। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में ब्रिटिश सेना को घेरने की सूचना सबसे पहले किसने दी थी? दोस्तों 1857 में ब्रिटिश सेना को घेरने की सूचना सबसे पहले किसने दी थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने दिया था। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंट किस अधिनियम के तहत कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड CESC को पहली बार लाइसेंस प्रदान किया था? 32 के बी कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी लाइनिंग एक्ट। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CESC को पहली बार लाइसेंस प्रदान किया था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता इलेक्ट्रिक लाइनिंग एक्ट 1895 ने दिया था। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट 1895। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 से 1956 के बीच। दोस्तों ये हमारा पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
टेक्स्ट बुक पास प्रो के ग्रैंड उत्सव सेल के दौरान ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमत क्या है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास प्रो के ग्रैंड उत्सव सेल के दौरान ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमत क्या है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 351 रुपये। दोस्तों 351 रुपये आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परमहंस मंडलीय की स्थापना करने वाले दोदवा पांडुरंग का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परमहंस मंडलीय की स्थापना करने वाले दोदवा पांडुरंग का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे में। दोस्तों पुणे आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। दोस्तों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा कृष्ण प्रथम ने। दोस्तों राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। दोस्तों एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34 गुफाएं हैं। दोस्तों 34 गुफाएं हैं, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। दोस्तों अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 गुफाएं। दोस्तों अजंता में 30 गुफाएं हैं, याद रखिएगा दोस्तों, आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पेरिस समझौते को लागू किया तारीख से किया गया है। दोस्तों पेरिस समझौता को लागू किस तारीख से किया गया है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 नवंबर 2016। दोस्तों 4 नवंबर 2016 में लागू किया गया है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों